हिंद, नमस्कार। मैं अमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, एक नया जियोपॉलिटिकल पैराडिग्म जो है वो भरकर सामने आ रहा है। यूरोप और भारत न सिर्फ ट्रेड पार्टनर बल्कि स्ट्रेटेजिक डिफेंस कोलैबोरेटर्स भी बन रहे हैं। यूरोपियन यूनियन ने फॉर्मली अनाउंस किया है कि वो इंडिया के साथ सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनरशिप आगे बढ़ाएगा, और इसके लिए यूरोप के जो स्ट्रेटेजिक लीडर्स हैं उन्होंने ये खुद जानकारी साझा की और ये स्टेप आगे लिया है। ये सिर्फ एक प्रोटोकॉल साइनिंग नहीं, बल्कि ये कहना चाहिए कि ये डेवलपमेंट और उस ग्लोबल शिफ्ट को दर्शाता है जहां जो ट्रांस अटलांटिक मिलिट्री बैलेंस, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी और जो ग्लोबल थ्रेट रिस्पांस आर्किटेक्चर है, सब एक साथ इवॉल्व हो रहे हैं। और यूरोप की तरफ से ये जो स्टेप है वो इसलिए भी मीनिंगफुल होता है क्योंकि ईयू खुद जो अपनी डिफेंस आइडेंटिटी है उसको निखारता हुआ नजर आ रहा है। वो सिर्फ नेटो पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता, बल्कि जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसको डिफाइन करना चाहता है, या बल्कि कहना चाहिए कि रीडिफाइन करना चाहता है। क्योंकि इंडिया के जो साथ डिफेंस कोलैबोरेशन है, ये इस बात का सिग्नल देता है कि अब यूरोप की जो स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर्स हैं उसका सेंटर सिर्फ अटलांटिक से नहीं बल्कि इंडो पैसिफिक तक ये एक्सटेंड होता जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और जो ईयू लीडर्स हैं उनके बीच जो डिस्कशन हो रहे हैं वो सिर्फ बायलैटरल टाइज का एक्सटेंशन नहीं, बल्कि एक नए ग्लोबल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की बुनियाद यहाँ से रखते हुए हमें नजर आ रही है। इस पार्टनरशिप का जो बेस है शेयर्ड कंसर्न, रीजनल स्टेबिलिटी, इनफैक्ट जो रीजन में स्टेबिलिटी पर ध्यान देना और ये इंस्टेबिलिटी है उसको कंट्रोल करना, दूसरे शब्दों में अगर हम इसको कहें हाइब्रिड थ्रेट्स और मैरिटाइम सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी शेयरिंग और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन, ये स्टेप्स जो है उस ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर सामने आ रहे हैं जहां रशिया यूक्रेन वॉर, चाइना का जो थ्रेट है वो, या फिर जिस तरह से चाइना आगे बढ़ रहा है मिडिल ईस्ट में, जिस तरह से एक्सटेंशन हो रहे हैं और जो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है उसने जो अलायंस है उसको दोबारा सोचने पर मजबूर किया। और जब ईयू जिसे ट्रेडिशनल या फॉर्मल हम ये कहें कि स्लो और कंसेंसस ड्रिवन ब्लॉक माना जाता था, इतनी तेजी से इंडिया के साथ जो स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन में आगे बढ़ता है, तो ये सिर्फ एक पॉलिसी अनाउंसमेंट नहीं बल्कि ये एक टेक्टोनिक शिफ्ट यहाँ पर हमें नजर आता है। ग्लोबल स्ट्रेटेजिक इक्वेशंस को यहाँ पर हम बदलते हुए देख रहे हैं। तो इसी पर आज की चर्चा है और मेरे साथ उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, क्या ईयू का ये जो डिफेंस पार्टनरशिप स्टेप है सिर्फ चाइना के राइज को काउंटर करने की स्ट्रेटेजी है, या फिर ये कहें कि मल्टीपोलर जो पावर बैलेंस है उसका एक नया ड्राफ्ट या नई उसकी शुरुआत? देखिए, सबसे पहले अंबर जी, ईयू जो है अभी रिसेशन में जा चुका है, क्योंकि जब से यूक्रेन रशिया युद्ध चालू हुआ है, एनर्जी प्राइसेस, गैस प्राइसेस वहां पर 3 गुना बढ़ गए हैं। और जर्मनी के अंदर तो जर्मनी वर्चुअली रिसेशन में जा चुका है। फ्रांस जो है आईएमएफ से एड मांगने के लिए रेडी है, और बाकी भी ईयू कंट्रीज की कोई हालत सही नहीं है, क्योंकि एनर्जी प्राइस बढ़ने से वहां से इंडस्ट्रीज रीलोकेट हो रही है अमेरिका की तरफ। बहुत जगह बैंक्रप्सी फाइल हो चुका है। और ये भी देखिए, वहां पर माइग्रेशन, इलीगल माइग्रेशन एक तरह से बेधड़क चलता जा रहा है, जिसके कारण उनके जो सोशल कॉस्ट है बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी हालत हो गई है कि लंदन के 32 में से 16 डिस्ट्रिक्ट जो है बैंकरप्ट हो चुके हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि ईयू की माली हालत खराब हो चुकी है, उसको फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करना है, तो वो अभी भारत के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करने आ रहे हैं, जो जनवरी 27 को साइन होने वाला है। और ईयू की जो चीफ है उर्सुला वॉन डेर लेyen, वो आने वाली है एज अ चीफ गेस्ट एट ऑन रिपब्लिक डे इन इंडिया। और एक चीज है, उन्होंने अपना ये भी बता दिया है कि ये जो डील है, दिस विल बी द मदर ऑफ ऑल डील्स। और इससे समझ में आता है कि ईयू के लिए एक तरह से भारत लाइफलाइन बनकर उभरा है, और इससे फायदा दोनों भारत और दोनों ईयू को होने वाला है। क्योंकि ट्रम्प जो है ट्रांस अटलांटिक जो पार्टनरशिप है उसको ब्रेक करने के अंदर लगे हुए हैं। उनको ईयू से कोई मतलब नहीं है, उनको नाटो जो उनका मिलिट्री सिक्योरिटी आर्किटेक्चर देखता है उसके अंदर से भी जो है डोनाल्ड ट्रम्प धीरे धीरे विड्रॉ करते जा रहे हैं। और इस बार तो उन्होंने बोल दिया कि जर्मनी को कि आप
जो है नेटो की जो प्रेसिडेंसी है आप संभालो, मेरे को रिलीव करो। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप इज ट्राइंग टू एग्जिट नेटो, और नेटो से एग्जिट करने से पहले उन्होंने वहां पर रूल भी बढ़ा दिया है कि आप 2% अभी सिक्योरिटी में आप 2% ऑफ द जीडीपी खर्चा कर रहे हो, उसको आपको 5% करना है। तो कहीं ना कहीं ईयू को ऑप्शंस तैयार कर रहा है, और मेरे हिसाब से उन्होंने भारत को चुना है। और इंडिया यूरोप स्ट्रेटेजिक डिफेंस जी। पार्टनरशिप की बात हो रही है, जिसमें ईयू टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करने वाला है और भारत के साथ को हम्म। प्रोडक्शन और को जी। डेवलपमेंट करने वाला है। सबसे बड़ी बात है जी। कि ये वही ईयू है उमेश जो जी। भारत के ऊपर विश्वास नहीं करता था। रशिया के जी। ऑयल लेने के लिए भारत को अक्यूज करता था कि हम यूक्रेन वॉर को फंड कर रहे हैं, और अब ईयू ने बिल्कुल। अपना चश्मा यहाँ से जो जो लेंस है, है। बिल्कुल, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही है। लेकिन उमेश जी, जो डिफेंस कॉर्पोरेशन की बात हो रही है भारत और ईयू के बीच, तो इस कॉर्पोरेशन से क्या हम ये कहें कि जो नेटो का स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन, या ये कहें कि जो स्ट्रेटेजिक प्राइमेसी है, उसको चैलेंज करेगा, या फिर हम ये कहें कि उसको और कॉम्प्लीमेंट करेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नेटो इज गोइंग टू स्प्लिट वेरी सून। वहां पर कुछ नेशंस ऐसे हैं जो अमेरिका के साथ जाएंगे और यूरोपियन यूनियन अलग होने वाला है। कहीं ना कहीं ये देखिए कि फ्रांस ने भी एक तरह से बोल दिया है कि G7 और ब्रिक्स के बीच में पार्टनरशिप होने की जरूरत है। उन्हें भी अंदेशा हो चुका है कि अमेरिका अपनी दादागिरी करने वाला है, और कल कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्रोन का मजाक उड़ाया है, और जब दावोस में जाके उन्होंने रशिया को इंडक्ट कर लिया उनके बोर्ड ऑफ पीस में। तो यूरोपियन यूनियन इज ट्राइंग टू डीलिंक फ्रॉम अमेरिका वेरी सून, और उनको अमेरिका से डीलेवरेज भी करने की आवश्यकता समझ में आ चुकी है। देखिए, मॉडर्न वॉरफेयर में आपके पास टेक्नोलॉजी होना वो बड़ी बात नहीं है, आपके पास जो अनइंटरप्टेड सप्लाई वो होना जरूरी है, आपके पास स्केल भी होने की जरूरत है। अब अमेरिका के पास अगर आप हथियार लेने जाओगे तो वो हथियार महंगे हैं। यूरोपियन यूनियन ने अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन नहीं किया है, वो रशिया से हुँ। खरीद नहीं सकता, वो चाइना से खरीद नहीं सकता, और ऐसी कोई दूसरी कंट्री है नहीं जिसके ऊपर वो रिलाई कर सकता है। इसके लिए उन्होंने अभी भारत को चुना भी है। सबसे बड़ी बात है कि यूरोपियन यूनियन ऑलरेडी भारत से 155 शेल्स लेना चालू कर चुका है। और ये भी बात देखिए कि जो डिफेंस डील्स हो रही है, हमने फ्रांस के साथ अभी 114 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का डील करने वाले हैं, विच इज वर्थ अराउंड 3.25 लाख करोड़। उससे पहले हमने 64,000 करोड़ की 26 रफाल मराइन जेट्स हमने वो डील साइन किए 9 मंथ्स पहले। और अभी जो बात आ रही है 61,000 करोड़ की, जो एंका के लिए साफरान इंजन की जरूरत है, उसके ऊपर भी बहुत जल्दी से तेजी से काम चलता जा रहा है। और ये भी देखिए कि फ्रांस से हमने अभी स्कॉर्पियन जो सबमरीन है वो भी ली है। जर्मनी के साथ जी। हमने प्रोजेक्ट 75I के अंदर हमने $8 बिलियन की जो सबमरीन है, न्यूक्लियर सबमरीन की डील साइन की है, जिसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम जो बहुत जरूरी है, जिसके कारण हमारी सबमरीन कैन बी इन सी फॉर एक्सटेंडेड आवर्स। तो ये जी। एक तरह से भारत के लिए अच्छा। गेम चेंजर होगा। और भारत के प्रधानमंत्री ने जब भी अभी कोई डील जी। साइन करते हैं, उन्होंने उसके अंदर वो बोलते हैं कि ऑफसेट क्लॉज रहना चाहिए, और उसमें 30% जो प्रोडक्शन है वो भारत में करना चाहिए। इसके कारण ईयू को भी लग रहा है कि जी। भारत के साथ पार्टनरशिप करने में फायदा है, और एक तरह से दोनों जो देश हैं एक तरह से नेचुरल पार्टनर्स हो गए हैं इस बदलती परिस्थितियों में। जी। उमेश जी, एक बात बताइए कि जो हम इस डील को लेकर जो चर्चा कर रहे हैं, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स और जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी शेयर जैसे एरियाज़ हैं, उसमें जो ईयू इंडिया जो ये डिफेंस कॉर्पोरेशन है, इसका क्या असर नज़र आएगा? देखिए, यू इंडिया के डिफेंस कॉर्पोरेशन में बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। जो न्यू एज टेक्नोलॉजीज है
जैसे सेमीकंडक्टर्स हो, एआई हो या रिन्यूएबल एनर्जी हो, सब जगह भारत एक तरह से इमर्ज करता जा रहा है एज अ प्रिफर्ड एक्विजिशन पार्टनर फॉर ऑल दिस थिंग्स। क्योंकि भारत ने अभी पीएलआई की स्कीम्स डाली है, प्रधानमंत्री ने अभी रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए पीएलआई की स्कीम डाली है, उसके पहले सेमीकंडक्टर्स के प्लांट जो है धोलेरा में बनते जा रहे हैं, और भी देश के अंदर, आसाम के अंदर, कर्नाटक के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर भी सेमीकंडक्टर्स के प्लांट बनते जा रहे हैं, जिसके कारण जो प्रोक्योरमेंट है, ईयू चाहेगा कि प्रोक्योरमेंट वो भारत से करे रादर देन चाइना। क्योंकि आप ये देखिए, चाइना पे कोई भरोसा नहीं कर सकता, कंपल्सन के हिसाब से ईयू इज नेगोशिएटिंग, इज हैविंग सम डील विद चाइना, अदरवाइज इंडिया इज अ प्रिफर्ड पार्टनर। अमर जी, आप ये देखिए कि बीते कुछ वर्षों में ये वही ईयू है जिसने भारत के ऊपर दबाव डाला था, अक्यूज किया था वॉर क्राइम्स के लिए, यूक्रेन वॉर को फंड करने की कोशिश की थी। सडनली वो ईयू आज एक तरह से भारत के साथ हाथ मिला रहा है। ईयू की जो इकोनॉमी है, इट इज अराउंड, जो 27 कंट्रीज की इकोनॉमी है, इट इज अराउंड $20 ट्रिलियन। भारत की इकोनॉमी है $4 ट्रिलियन की, और दोनों की जो पॉपुलेशन है, इट इज 25% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। आप ये समझ लीजिए, एक तरह से ये जो रिश्ता होने वाला है, ये जो पार्टनरशिप होगा, इससे फायदा दोनों को होने वाला है, क्योंकि ईयू के पास मैचिंग टेक्नोलॉजीज है जो अमेरिका के पास है। बट ईयू क्या है, एक तरह से उन्होंने अपनी जो डिफेंस इंडस्ट्री है, अपनी जितनी भी टेक कंपनीज है, उनको एक तरह से कुछ ग्रो नहीं किया है ईयू पिछले 10-15 साल से। आप देखिए, ईयू जिस हिसाब से अमेरिका के कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स बढ़े हैं, ईयू की कोई कंपनी अभी मैच नहीं कर पा रही है अमेरिकन कॉर्पोरेट जायंट्स में। भले आप उनके मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स देख लीजिए, वहां पे लॉकहीड मार्टिन है, बोइंग है, सब लोग एक तरह से ग्लोबल मल्टीनेशनल कंपनीज बन चुके हैं। अमेरिकन बिग टेक कंपनीज देखिए, एक तरह से बिग हो चुके हैं। बट ईयू के अंदर कोई कंपनी नहीं है जो पिछले 10 साल में इमर्ज हुई है। कहीं ना कहीं ईयू को लग रहा है कि उसको अब एक लीप लेने की जरूरत है, और जब अमेरिका हमारे इंजीनियर्स और हमारे स्टूडेंट्स को के लिए दरवाजे बंद कर रहा है, अब ईयू वो भी बात कर रहा है कि हम आपके स्टूडेंट्स और आपके इंजीनियर्स के लिए रेड कारपेट बिछाने को तैयार है। वो बोल रहे हैं जी फ्री मोबिलिटी ऑफ स्किल्ड इंजीनियर्स एंड स्टूडेंट्स। और पिछले जी साल में रिपोर्ट आई है कि अमेरिका में 75% इंडियन स्टूडेंट्स ने अपना जो जाते हैं वो मात्रा 75% गिर चुकी है। तो कहीं ना कहीं यू इज जी सीइंग दिस एज एन अपॉर्चुनिटी, एंड इट इज अ लॉस फॉर अमेरिका। अंबर जी। जी जी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है उमेश जी? यस। हाँ उमेश जी, मैं आपसे ये बात कही थी कि जो इंडिया है वो इस स्टेप की वजह से, अगर हम कहें कि साउथ एशिया या कहीं इंडो पैसिफिक की जो करंट सिक्योरिटी इक्वेशंस है, कैसे वो हमें बदलती हुई नजर आएंगी। चाइना, पाकिस्तान और जो मिडिल ईस्ट के स्ट्रेटेजिक स्टेक्स है वो क्या बढ़ेंगे? देखिए, अभी जो इवॉल्विंग जियोपॉलिटिकल सिचुएशन नजर आता है, मुझे हम्म, अमेरिका के साथ एक तरह से जो नेशन है जो उनके साथ खड़े हो सकते हैं, उसके अंदर रशिया और अमेरिका एक तरह से वार्म होता जा रहा है। और दूसरी तरफ आप देखिए, जो इस्लामिक कंट्रीज के अंदर, जैसे कंट्रीज सऊदी अरेबिया है, टर्की है, पाकिस्तान है, वो अमेरिकन ब्लॉक में, आज के टाइम पे अमेरिकन ब्लॉक में नजर आ रहे हैं। ईयू जो एक तरह से प्रिफर्ड पार्टनर था अमेरिका से, एक तरह से वो डाइवोर्स वाला सिचुएशन आ चुका है। अब ईयू को भी एक रिलायबल पार्टनर की जरूरत है, जो उसके कोर फंडामेंटल वैल्यूज को फॉलो करता है। और इसी के मद्देनजर अब भारत और ईयू के बीच में पार्टनरशिप हो रही है, और जिसके कारण चाइना, पाकिस्तान और इवन अमेरिकन इंटरेस्ट को भी एक तरह से बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। क्योंकि अब देखिए, यूएई के जो प्रेसिडेंट भारत आए थे 2 घंटे के लिए, उन्होंने भारत के साथ स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप की बात की है।
सब लोगों को समझ में आ गया है कि वेनेजुएला के अंदर जब से निकोलस मदुरो का एक्सट्रैक्शन हुआ है, सब लोगों को समझ में आ गया है अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग है और आपके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ नहीं है तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। अब उसी मद्देनजर देखिए सारी कंट्रीज डिफेंस पार्टनरशिप्स के ऊपर अहम बात कर रही है। यूएई के भी जो प्रेसिडेंट आए थे वो भारत के साथ स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप चाहते थे, जिसमें कहीं ना कहीं बात हो रही है न्यूक्लियर अम्ब्रेला की, एमका की डेवलपमेंट की। ये एक तरह से पॉसिबली हो सकती है, बात हो चुकी होगी भारत और यूएई के बीच में, बट ये जो डिटेल्स है जनरली बाहर नहीं आती है, डिक्लेरेशन नहीं होता है। जी, भारत जी। जो भारत क्या प्रोपेगेंडा नहीं करता है। एक और एक चीज बता देता हूँ, स्पेन के अभी फॉरेन मिनिस्टर भारत आए हुए हैं, वो भारत के साथ डिफेंस की बात करने के लिए रेडी हो चुके हैं और उन्होंने इंडो पैसिफिक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको ज्वाइन करने का डिक्लेरेशन दे दिया है। और हुँ, भारत ने पोलैंड को खरी खोटी सुनाई है, पोलिश जो फॉरेन मिनिस्टर आए थे उनको खरी खोटी सुनाई है और उनको बोला है कि आप टेररिज्म को बढ़ावा मत दीजिए, और हुँ, इसके लिए हमने उनके साथ ज्वाइंट डिक्लेरेशन भी इश्यू नहीं किया। तो हुँ, आप ये देखिए कि ईयू की जो कंट्रीज भारत की लाइन को नहीं मान रही है, भारत उनको खरी खोटी भी सुना रहा है और हुँ। अपने टर्म्स के ऊपर ये डील हो रही है, और जी। इसके लिए अमेरिका एक तरह से परेशान हो चुका है। जी। अच्छा उमेश जी, एक और जो बात मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि अगर यूरोप जो डिफेंस और सिक्योरिटी फ्रंट पर भारत के साथ इस तरह से रीइंफोर्स करता है, तो क्या जो नया पावर ब्लॉक यहाँ पर हम देखेंगे कि वो उभर कर आएगा, जो यूएस, चाइना, रशिया और इस सब के साथ जो है वो नेगोशिएट करेगा? और एक और इसमें अहम बात ये है कि क्या इस अलायंस के बनने से कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो प्रिवेंट होंगे, या फिर हम ये कहें कि इस अलायंस के बनने से ही एक नए पोलर कन्फ्रंटेशन का जन्म होगा? देखिए कॉन्फ्लिक्ट तो चालू हो रहे हैं, इसके लिए दैट इज द रीजन कि ये डिफेंस पार्टनरशिप हो रहा है। अभी ग्रीनलैंड के ऊपर ट्रंप ने जो बयान दिए हैं, जिस हिसाब से ईयू जैसे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के प्राइवेट टेक्स्ट को उन्होंने पब्लिक किया है, तो अमेरिका इज लूजिंग द ट्रस्ट, अमेरिका इज इनफैक्ट लॉस्ट द ट्रस्ट ऑफ द ईयू। अब सबसे बड़ी बात है, ईयू नीड्स रिलायबल पार्टनर, रिलायबिलिटी के अंदर भारत से बढ़कर कोई है नहीं उनके पास। हमारे जो प्राइवेट सेक्टर्स है उन्होंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है इन इन डिफेंस सेक्टर। हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है इट इज अराउंड 50%, और वो रिलायबल भी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो सब लोगों ने देखा है कि भारत के जो वेपन सिस्टम्स है दे आर रिलायबल, ड्यूरेबल, रिसोर्सफुल एंड इकोनॉमिकल। सब कुछ है, सब कुछ देख लिया। नूर खान एयरबेस पे ब्रह्मोस की मिसाइल ने अमेरिका के जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे जो वहां पे स्टोर किए हुए थे उसको एक तरह से तबाह कर दिया। ये एक तरह से टर्निंग पॉइंट है। देखिए जो लोग हैं वो मानेंगे नहीं कि भारत ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स उड़ाए हैं, पर मेरा मानना है कि भारत की ब्रह्मोस ने जो अमेरिका के न्यूक्लियर बॉम्ब्स है वो उड़ाए हैं, और उसके बाद आप देखिए ताइवान जैसा कंट्री भी भारत के आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम लेने को तैयार हो गया। सबसे बड़ी बात ये हो रही है। और ऑपरेशन सिंदूर पे आपको याद होगा थाउजेंड्स ऑफ ड्रोन्स एक ही रात में टर्की और पाकिस्तान ने छोड़े थे भारत के ऊपर। भारत ने सारे ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज कर दिया। ये एक तरह से बताता है कि भारत के डिफेंस सिस्टम्स कितने रिलायबल है, वॉर रेडी है, वॉर प्रूवन है, और जो कॉस्ट है वो भी 50% है। फ्रांस भारत की जो गन्स है, आर्टिलरी गन्स, वो लेने को तैयार हो चुका है। अब सब और बात यहाँ तक आ चुकी है कि सब लोग भारत के साथ डिफेंस पार्टनरशिप करना चाहते हैं, डिफेंस कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। मैंने तो पहले ही बोल दिया था आपके शो पे, बहुत दिनों से बोल रहा था कि भारत जो है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है बनने वाला है वर्ल्ड का, और यहाँ से जो वेपन सिस्टम जाएंगे वो पूरे कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में जाने वाले हैं। 155 शेल्स तो स्टार्टिंग की बात है। हमने रशिया के साथ सोचिए AK-203 मिसाइल्स, AK-203 राइफल्स बना रहे हैं, और हम जो फ्रांस और रशिया के बीच में तो कॉन्फ्लिक्ट है, पर दोनों भारत के साथ
डिफेंस स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप करने को तैयार है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया। आप देखिए सब ये हमारी डिप्लोमेसी की एक जीत है दैट वी कैन compete विद राइवल पार्टनर्स एंड दोनों के साथ हम स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप कर सकते हैं ऑन आवर ओन टर्म्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग आवर नेशनल इंटरेस्ट। और जी इस पार्टनरशिप के कारण आप देखेंगे ये जो जब पार्टनरशिप होती है डिफेंस की तब बहुत बड़ा एक गेम होता है। यू विल सी सिक्योरिटी apparatus that the security apparatus between both the countries starts functioning. जी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन की शेयरिंग होती है, इंटेल शेयर होता है, फिर बाद में मैरिटाइम एक्सरसाइज होती है, लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट होता है, फिर इंफॉर्मेशन शेयरिंग होता है और बहुत सारे जो बोलते हैं एंसिलरी इंडस्ट्री सबको फायदा होता है। तो भारत जी इज इन अ ड्राइवर सीट। बिल्कुल। तो ये कहना होगा कि जो ईयू की तरफ से सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनरशिप आगे बढ़ाना जो है वो सिर्फ एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क का रीसेट हम इसको कह सकते हैं। और जहां एक तरफ जो अलायंस और पार्टनरशिप्स हैं वो सिर्फ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की तक सीमित थे, वहां अब सिक्योरिटी, डिफेंस और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात फोर फ्रंट पर आ गई है। तो इंडिया को खुद एक सेंटर स्टेज पावर के रूप में यहाँ पर ट्रीट किया जा रहा है, जो अब सिर्फ रीजनल एक्टर नहीं बल्कि ग्लोबल सिक्योरिटी यहाँ पर आर्किटेक्ट बनने की दिशा में भारत का ये कदम आगे बढ़ रहा है। और जब यूरोप जैसे जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ब्लॉक हैं इंडिया को अपने डिफेंस कैलकुलस का एक की पार्टनर बनाते हैं, तो ये सिर्फ बायलैटरल रिलेशनशिप का एक्सपेंशन नहीं बल्कि एक नए ग्लोबल ऑर्डर का यहाँ पर फॉर्मेशन होता हुआ हमें नजर आता है। और ये स्टेप पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन ये टाइमिंग, इंटेंट और डायरेक्शन पे सबसे बड़ी यहाँ पर नजर है। और क्योंकि जब दुनिया अलायंस को दोबारा लिखती हुई नजर आ रही है, तो क्वेश्चन ये नहीं है कि चेंजेस आएंगे या नहीं आएंगे, सवाल ये है कि किसकी स्ट्रेटेजिक कमांड सबसे ज्यादा यहाँ पर डिटर्मिनिस्टिक होगी। और इस ग्लोबल चेसबोर्ड पर जो यूरोप और भारत की नई पार्टनरशिप का एक मेजर चेकमेट यहाँ पर वो पोज नजर आ रहा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये डेवलपमेंट है। उमेश जी बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम उमेश जी।